हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग न्यायपालिका के अगले अध्याय उच्च न्यायालय को देखेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था सर्वोच्च न्यायालय, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कौन सा भाग में उसका वर्णन था। भाग 5 से 214 से लेकर 147 तक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। आज हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के बारे में भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 तक इसके बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक है 214, यह क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगा। यह अनुच्छेद 214 में वर्णन है। और अनुच्छेद 216 में क्या होगा, इसके गठन संबंधित बात की गई है कि उच्च न्यायालय का गठन होगा। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई। तो ये 3 अनुच्छेद है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। भाग की बात की जाए तो इसका वर्णन भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 है। और सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग देखे थे, उसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक था। और इसमें हम लोगों ने देखा कि उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 से 231 तक है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो एक अनुच्छेद 214 जिसमें राज्यों के लिए एक क्या होगा, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और 216 में उससे गठन संबंधित बात की गई है। और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका क्या है, एक ही जगह मुख्यालय है, यानी उसका न्यायालय का पीठ स्थापना है। तो वो भी लास्ट में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक जगह उच्च न्यायालय की स्थापना है। तो बात की जाए, हमारे देश में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो क्या है, 24 उच्च न्यायालय है। यानी इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका क्या है, 2 राज्यों का एक जगह उच्च न्यायालय है। तो 24 हाईकोर्ट का व्यवस्था है। और हमारे देश में 28 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से 28 राज्य में क्या है, 24 उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी 24 में से 23 क्या हो गया, राज्य के लिए हो गया। और एक हो गया इधर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। वो कौन सा है, वह है एक दिल्ली, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहां से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए कि न्यायाधीश, जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी, कि एक मुख्य न्यायाधीश और एक 30 अन्य न्यायाधीश, ये कहाँ प्रावधान था, ये सुप्रीम कोर्ट था। तो ठीक यहाँ पे भी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये 10 न्यायाधीश, कहीं पे 25 न्यायाधीश और कहीं 5 न्यायाधीश देखने को मिलता है। यह जो न्यायाधीशों की संख्या है यह किन पर आधारित होती है, यह जो इनकी संख्या होती है वह उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य पर कितना भार है उस उच्च न्यायालय पर, उसके अनुसार क्या किया जाता है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये डिपेंड करता है उस राज्य की जनसंख्या पर कि उस राज्य की जनसंख्या क्या है, उस राज्य में मुकदमे कितने दर्ज हो रहे हैं, कितने लंबित हैं, उसके अनुसार न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित किया जाता है। तो इस तरह से कहीं कहीं न्यायाधीशों की संख्या देखने को मिलती है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब उसके नियुक्ति की बात की जाए कि उनका नियुक्ति किस प्रकार से होता है, तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट में क्या था, उनकी नियुक्ति कौन करते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। तो ठीक
यहाँ पे भी हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किनके द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाता है। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल शामिल होते हैं, उन्हीं की सलाह पर क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सहमति जरूर ली जाती है, लेकिन उससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल की अनुमति होती है, उनसे भी सजेशन सलाह लिया जाता है। तब क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तब भी क्या होता है, ये तो इतना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तो सलाह चाहिए ही चाहिए, राज्य के राज्यपाल भी, और उस क्या होता, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी सलाह चाहिए। तो इस प्रकार से ये नियुक्ति संबंधी हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि उनकी योग्यता क्या है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता था, ठीक यहाँ पे भी देखेंगे। पहला क्या हो योग्यता में, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा वह 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर हो, या क्या हो, वह 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में, यहाँ पे भी वह 10 वर्षों तक, कहाँ 10 वर्षों तक हाई कोर्ट का, यानी जो 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में काम करना हो, और यहाँ पर वह 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, तब वह क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो सकता है। तो यह था उनका योग्यता। पहला हम लोगों ने क्या देखा, भारत का नागरिक हो, वह 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, वह 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, तब वो क्या हो सकता है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं योग्यता के बाद उनके शपथ की बात की जाए तो उनका शपथ किस प्रकार से होता है। तो शपथ का बात की जाए तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता था, ठीक यहाँ पे हाई कोर्ट जो होता है उच्च न्यायालय, इसका शपथ किनके द्वारा किया जाता है, यह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर नियुक्ति की संबंधी बात की जाए तो नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर त्यागपत्र की बात हो तो ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों अपना त्यागपत्र किसको देंगे, वह राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं शपथ के बाद इनका कार्यकाल, क्या इनका कार्यकाल होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का वो 65 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, और लेकिन जो हाई कोर्ट का कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल कितना होता है और हाई कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है। अगर आप तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ही याद रहेगा। तो अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष और हाई कोर्ट का 62 वर्ष, ये इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद इनका हटाने संबंधी प्रक्रिया क्या है, हटाने की विधि क्या है या प्रक्रिया क्या है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के
जो न्यायाधीश होते हैं उसे किस प्रकार से हटाया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाया जाता है। यहाँ भी क्या कहता है, इसको हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। संसद चूंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनी होती है, जिस प्रकार से संसद क्या करती है, संसद में लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों का सहमति जरूरी है और राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। उसके बाद क्या कहता है, संसद में उसे हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है। हटा क्यों सकता है, अगर वो न्यायाधीश क्या कर रहे हो, संविधान असंवैधानिक रूप से कोई कार्य कर रहे हो जो संविधान के अनुरूप ना हो, उसके बाद वो कदाचार में साबित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के अगर उन पर आरोप लगता है और वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तब क्या किया सकता है, संसद द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है और वही 2/3 बहुमत के आधार पर पारित कर क्या किया सकता है, इनको हटाया जा सकता है। वही इनके लिए क्या कहता है, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन व्यवस्था महाभियोग ऐसा ही चलता है। तो ये हटाने संबंधी प्रक्रिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका शक्तियां हैं क्या है, और वेतन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनका क्या वेतन है। अगर वेतन की बात की जाए तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना था, 2,80,000, और न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश का कितना था, अन्य न्यायाधीश का था 2,50,000। और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए वो कितना है, वो है 2,50,000। और अन्य न्यायाधीश की बात की जाए, अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो है 2,25,000। तो ये इनका वेतन है। उसके बाद वेतन के बाद बात की जाए इनकी शक्तियाँ, क्या इन्हें शक्तियाँ दिया गया है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार इसे भी क्या किया गया, मूल अधिकारता यानी आरंभिक अधिकारता दिया गया, मूल अधिकारता जिसे कहते हैं। तो मूल अधिकारता के अंतर्गत जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया गया था, वह भारत और राज्यों के बीच अगर विवाद हो तो, राज्य एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो, कुछ राज्यों और कुछ भारत और राज्यों के साथ विवाद हो तो वैसे वाद को निर्णय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन यहाँ पर जो मूल अधिकारता के अंतर्गत में है, यह जो राज्यों के है, इसमें क्या किया गया, हाई कोर्ट में अगर क्या हो, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता हुआ नजर आए तो क्या कर सकता है, वह मूल अधिकारता के अंतर्गत आता हो। अगर विधानमंडल संबंधित कोई विवाद हो तब वो क्या कर सकता है, मूल अधिकारता के अंतर्गत क्या कर सकता है, उसे आप हाईकोर्ट में जाकर जा सकते हैं और हाईकोर्ट उसका क्या कर सकता है, उसका निवारण कर सकता है। तो मूल अधिकारता के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता हुआ नजर आए तो, और विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा विधि बनाया गया हो जो क्या हो, संविधान के अनुरूप नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी मूल अधिकारता के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है। उसके बाद मूल अधिकारता के बाद हम लोग देखेंगे रीट अधिकारता, रीट अधिकारिता। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है, रीट अधिकारता दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रीट यानी रीट अधिकारता दिया गया। यानी कोई भी आम नागरिक का अगर मौलिक अधिकार हनन होता हुआ नजर आए तब क्या कर सकता है, वह 5 प्रकार का रीट के जारी कर सकता है, ताकि क्या कर सके, वह उसके मौलिक कर्तव्यों की रक्षा कर सके। कौन कौन से हैं 5 जो हम लोग कल देखे थे, बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इन सभी के विरुद्ध हाईकोर्ट भी क्या कर सकता है, वह उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रीट जारी कर सकता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा है अपीलीय अधिकार, अपीलीय न्यायालय। यानी जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि जो भारत की जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है और क्या है, पिरामिडीय संरचना का है। यानी सबसे सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो क्या एक पिरामिडीय संरचना है। यानी आप मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
आप जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निवारण नहीं होता तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ठीक जिस प्रकार से हम लोगों ने कल देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है, एक अपीलीय न्यायालय है, यानी अपीलीय यानी सिविल मामलों में हो या आपराधिक मामलों में जो सबसे देश की और पूरे राज्यों की जो सर्वोच्च संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ठीक उसी प्रकार अपीलीय न्यायालय के मामले में राज्य स्तर पर सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में राज्य स्तर पर जो सबसे सर्वोच्च संस्था है उसे कौन है, वो हाई कोर्ट है। तो इस तरह से अपीलीय मामले में भी आप जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में इसे अधिकार है। और चौथा है अभिलेख न्यायालय। चौथा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या था? अभिलेख न्यायालय का मतलब हो गया कि कहने का मतलब है हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, निर्देश और आदेश को क्या करते हैं, उसे संरक्षित रखा जा सकता है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, ताकि वो क्या कर सके, उसे पूर्व उदाहरण के रूप में उसका उपयोग कर सके। मान लेते हैं कोई ऐसा क्या हुआ, डिसीजन हुआ जो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए, तो अधीनस्थ न्यायालय उसे उदाहरण के रूप में उसी मामलों पर वह वही डिसीजन दे सकता है, उसे संरक्षित रखकर। तो इस तरह से अभिलेख न्यायालय के रूप में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकता है, वह हाईकोर्ट के निर्णयों और निर्देशों का अनुपालन कर वह क्या कर सकता है, उसे संरक्षित रख सकता है। और पांचवा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? यह जो है जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि वह अपने निर्णयों को और अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके निर्णयों को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार राज्य क्या है, वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यानी विधायिका के द्वारा, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया गया है हो या कानून बनाया गया हो, उसे क्या कर सकता है, वह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत वह क्या कर सकता है, उसे रिव्यू कर सकता है। अगर वह संविधान के अनुरूप पाया गया तब तो ठीक है, अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं पाया गया तो वह हाईकोर्ट को अधिकार है कि वह जो राज्य स्तर पर विधायिका और विधानमंडल है उसके द्वारा जो विधि बनाया गया उसको खारिज कर देना, यानी असंवैधानिक घोषित कर देना। तो यह अभिलेख न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के तहत हाईकोर्ट को प्राप्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में देखा। तो आप उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से कंपैरिजन कर कर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से याद रहेगा, पूरा याद हो जाएगा। तो ठीक लगभग भी हम लोगों ने उसी तरह पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को तुलना करते हुए। तो वो सारी शक्तियाँ प्राप्त है जो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को है। हाँ, कुछ कुछ जगह देखने को मिला जहाँ अंतर था, जैसे हम लोग क्या देखें, नियुक्ति संबंधी, जब नियुक्ति संबंधी बात की जा रही थी तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लिया जा रहा था, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल से भी सलाह दिया जा रहा था। तो कुछ कुछ जगह पॉइंट अलग थे जो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कुछ वैसे उच्च न्यायालय जो क्या है, जिसके जो मुख्य पीठ हैं, जो मुख्यालय हैं, वो उसके राजधानी में ना रहकर वो अलग जगह हैं। तो हम लोग याद करेंगे, हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय हैं और उनका मुख्यालय किन किन जगह पे, उसे हम लोग देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका मुख्यालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्य में है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वो कौन कौन से ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रश्न इससे बनता है। तो आइए हम लोग चार्ट के थ्रू देखते हैं कि वो कौन कौन सा है मुख्यालय जिसका वह राजधानी में ना होके अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका मुख्यालय राजधानी में है वो तो आपको याद होगा ही होगा, हम लोग उसे याद करेंगे जिसका मुख्यालय राजधानी में नहीं है, ताकि क्या करें, आपको जल्दी याद हो जाए। और उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको खुद ही पता होगा कि उसका मुख्यालय अगर अन्य जगह ना है तो खुद राजधानी में होगा। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे कि जिसका मुख्यालय यानी उच्च न्यायालय वह राजधानी में ना होकर किसी अन्य शहर में है। तो आइए उसे हम लोग चार्ट के थ्रू देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय वह राजधानी में ना होकर किसी अन्य शहर में, उसे हम लोग याद रखेंगे। अगर जिसका मुख्यालय राजधानी में ना होकर अन्य शहरों में, अगर वो याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो बचे हुए हैं शेष वो राजधानी में होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, इधर उच्च न्यायालय है, इधर मुख्यालय है, इधर न्यायिक क्षेत्र है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का मुख्यालय एक जगह है। तो उत्तर प्रदेश
का मुख्यालय इलाहाबाद में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुआ, कानपुर। तो यह राजधानी में ना होकर इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है, मुख्य पीठ है, स्थापना किया गया है उच्च न्यायालय का। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो यह राजधानी में ना होकर इसका कहाँ मुख्य पीठ स्थापना किया गया है, यह बिलासपुर में किया गया है। उसके बाद असम की बात की जाए तो असम का जो राजधानी है दिसपुर, तो दिसपुर में ना होकर वह गुवाहाटी में किया गया है इसका मुख्य पीठ। उसके बाद गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का जो राजधानी है वो गांधीनगर है, लेकिन यह गांधीनगर में स्थापना ना करके अहमदाबाद में किया गया है। और इस उसके बाद केरल की बात की जाए तो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम होता है, लेकिन यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ना होकर यह एर्नाकुलम में इस उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ की स्थापना की गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर में स्थापना किया गया, और जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसका राजधानी भोपाल होता है, तो भोपाल में ना स्थापना होकर यह जबलपुर में किया गया। उसी तरह उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो यह भुवनेश्वर में ना होकर इसके जो मुख्यालय है, मुख्य पीठ है उच्च न्यायालय के, वो कटक में स्थापना किया गया है। उसके बाद राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है, तो यह राजधानी में ना होकर जयपुर में ना होकर जोधपुर में इसके मुख्य पीठ की स्थापना की गई है। ठीक उसी प्रकार तो उत्तराखंड का जो राजधानी है वह देहरादून होगा, तो यह देहरादून में ना स्थापना करके नैनीताल में किया गया है। तो इस तरह से ये वो उच्च न्यायालय हैं जिनकी मुख्यालय वह राजधानी में ना होकर किसी अन्य शहरों में है। उसे हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे और ऐसा देखेंगे कि याद हो जाए देखते ही देखते। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का कानपुर या कानपुर में ना होकर इलाहाबाद में। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, तो यह छत्तीसगढ़ का रायपुर में ना होकर यह इसका जो मुख्य पीठ स्थापना किया गया वह बिलासपुर में किया गया है। और असम का जो राजधानी होता है दिसपुर, वह दिसपुर में ना होकर गुवाहाटी में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद गुजरात की बात की जाए तो गांधीनगर में ना होकर इसे अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापना ना होकर एर्नाकुलम में किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी वह जबलपुर में किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो भोपाल है, तो वह भोपाल में ना होकर जबलपुर में किया गया। उसके बाद उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यह क्या किया गया है, भुवनेश्वर में ना स्थापना कर इसकी कटक में क्या किया गया, मुख्य पीठ की स्थापना की गई। ठीक उसी प्रकार राजस्थान का जोधपुर है। और उत्तराखंड जो नैनीताल है, इसका राजधानी देहरादून होता है, देहरादून में ना करके नैनीताल में किया गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दो अन्य है, मुंबई, तो मुंबई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में ही स्थापना किया गया है। और कलकत्ता में ही रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं वैसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक राज्यों का मुख्यालय यानी उच्च न्यायालय का मुख्यालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही जगह में है, उनको भी याद रखेंगे। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। पहला देखेंगे हम लोग असम, तो असम का जो मुख्यालय है वह गुवाहाटी में है। तो इसमें जो गुवाहाटी मुख्यालय है इसमें कौन कौन सा राज्य आता है, एक असम आता है, एक नागालैंड आता है, एक मिजोरम आता है और एक अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान में रखेंगे जो पूर्वी क्षेत्र हो गया असम में नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी एक फिगर के थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे मणिपुर हो गया, मिजोरम यहाँ हो गया, एम हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, असम हो गया। तो असम में असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद केरल में बात की जाए तो केरल में केरल और लक्षद्वीप जो क्या है, प्रायद्वीप है। तो केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वह एर्नाकुलम में ही है। तो ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न भी पूछ जाता है कि लक्षद्वीप का जो मुख्य पीठ है उच्च न्यायालय का वो कहाँ है, तो वो एर्नाकुलम में केरल में है। उसके बाद मुंबई का जो मुख्यालय मुंबई में, वे कौन कौन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्यालय का था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का मुंबई में। उसके बाद गोवा, उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, ये 3 जो ऐसे राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, तो जिसका क्या है, मुख्य पीठ मुंबई में स्थापना किया गया है। कौन कौन, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली। तो ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली कहाँ है, वह मुंबई में इसका उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है, और मुंबई में ही है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो मुख्य न्यायालय है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय वह कलकत्ता में है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार 2 हैं, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह है तो हो गया वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार वो कलकत्ता में हो गया। तो अब ध्यान में रखेंगे कलकत्ता में क्या हो गया, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। अब मुंबई में हो गया, क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और दादर और नगर हवेली। असम में कौन कौन हो गया, असम में हो गया नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 3 में हो गया। उसके बाद एक और क्या था, ये मुंबई में कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और दादर नगर हवेली। इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसके बाद चेन्नई, जो चेन्नई में है इसमें 2 क्षेत्र है, तमिलनाडु और पाडुचेरी, यानी 2 क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु और पाडुचेरी का। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ में क्या है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है वो 3 क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी पंजाब और हरियाणा। आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है, तो उसका जो मुख्यालय है वो खुद चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में पंजाब का, हरियाणा का और खुद स्वयं चंडीगढ़ का मुख्यालय चंडीगढ़ में। उसके बाद हैदराबाद किसका प्रतिनिधित्व करता है मुख्यालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो हैदराबाद हो गया आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का। आपको पता होगा हाल ही में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, तो ये दोनों का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालय का मुख्यालय हैदराबाद में करता है। उसके बाद आपसे प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि हाल ही में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो कौन हुई, तो यही 2013 में 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। पहले 21 था, वो 3 हुआ, उसके बाद टोटल हो गया 24। तो ध्यान में रखेंगे 2013 में मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा, ये 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो सबसे लास्ट में और हाल ही में बने हैं 2013 में। इसे भी ध्यान में रखेंगे कौन कौन से 2013 में बने, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कौन कौन से उच्च न्यायालय कौन कौन से जगह में अपना मुख्यालय स्थापित किए हुए मुख्यालय है, और बाकी जो शेष बच गए हैं वो क्या है, उसका राजधानी में ही मुख्यालय है। जैसे बिहार का पटना में उच्च न्यायालय है, उसके बाद बात की जाए झारखंड का रांची में है, उसके बाद फिर इसी तरह जो शेष बच गए हैं उनका क्या है, वो राजधानी में ही मुख्यालय की स्थापना की गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में देखा और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने देखा। अब आपका फर्ज बनता है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव का बुक है उसे उठाइए और बनाना स्टार्ट करिए, और इसे क्लास को देखने के बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव सेशंस आएगा उसे भी आप जरूर बनाएं, ताकि आपका इस चैप्टर पे कंट्रोल आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और लॉन्ग टाइम तक ये आपके माइंड में रहे। तो एक बात और, हमारे वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनका हाल में एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।